हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और अभी आपके वर्तमान में हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है और मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अपने MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, उसके अंदर अपन ने काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। इस अध्याय के जीव जनन कैसे करते हैं, तो आज अपन उससे आगे बढ़ेंगे, उससे आगे प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में जो पुष्पी पादप होते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अंग, जो लैंगिक जनन अंग है वो कौन सा है? जड़ है, पत्ती है, पुष्प है या तना है? जो पुष्पी पादपों के अंदर लैंगिक अंग होता है वो क्या होता है? पुष्प होता है, फूल होता है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये है पुष्पराज में झुकेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये नीचे वाली संरचना है, जो नीचे वाली ये संरचना देख रहे हो, और ये डंठल नुमा संरचना, इसे कहते हैं पुष्पवृंत। क्या कहते हैं? पुष्पवृंत है। और ये जो आपको हरा हरा दिखाई दे रही है संरचना, ये है जिसे कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल, बाह्य दल। और इन बाह्य दलों को समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। और जो ये रंगीन पंखुड़ियां आपको दिख रही होगी, जो रंगीन पंखुड़ियां ये आपको दिख रही होगी, ये होती है दल। इसे क्या कहते हैं? दल। इन्हें कहते हैं दल कहते हैं। ये क्या होती है? दल। इन्हें कहते हैं दल। और इन सभी पंखुड़ियों के समूह को दल पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल पुंज कहा जाता है, पेटल कहा जाता है। और यहाँ पर ये बीच में ये अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है। और यहाँ पर ये इससे आगे बढ़ता हुआ भाग है वर्तिका। ये हो जाता है वर्तिका, इसे कहते हैं वर्तिका या स्टाइल। और सबसे ऊपर वाला भाग है जिसे स्टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र होता है। ये क्या होता है? वर्तिकाग्र। ठीक है। और ये पूरा भाग होता है स्त्रीकेसर। क्या होता है? स्त्रीकेसर। पुष्प का स्त्रीकेसर भाग होता है। और ये होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर का भाग होता है। जो आप देख रहे हो यही संरचना, ये फिलामेंट है, ये है फिलामेंट। और ये सबसे ऊपर का भाग होता है, इसे कहते हैं पराग कोश, जिसके अंदर पराग कण भरे रहते हैं। क्या रहते हैं? पराग कण भरे रहते हैं, पोलेन भरे रहते हैं। और इसे कहते हैं स्त्रीकेसर भाग कहते हैं। ठीक है। चलिए, यही पुष्प है जो आप देख सकते हो। ये परागकोश है, ये क्या है? पराग तंतु है। और ये देख सकते हो, ये है अपने क्या है? पंखुड़ी। क्या है? पंखुड़ी या दल कहते हैं इसे। और ये हरे रंग की ये नीचे वाले, इसे कहते हैं बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल। ठीक है। अगला प्रश्न, पराग कण का निर्माण कहाँ होता है? जो पराग कण होते हैं वो पुष्प के जो नर भाग होता है, पुंकेसर भाग होता है, जो पुष्प होता है, पुष्प के पुंकेसर भाग के पराग कोश के अंदर क्या बनते हैं भाई? पराग कण बनते हैं। ठीक है। तो पराग कण कहाँ पर होते हैं भाई? पराग कोश के अंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए, यहाँ पर रहते हैं ये पराग कण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पुष्प के मादा भाग का हिस्सा होती है? कौन सी संरचना है जो पुष्प के मादा भाग का हिस्सा होती है? आपको पता है पुष्प होता है, क्या होता है? पुष्प का
जो ये बीच वाला पूरा भाग होता है ये होता है, इसे कहते हैं अंडाशय। ये क्या होता है? अंडाशय होता है। ये होता है वर्तिका। क्या होता है? वर्तिका। ये होता है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र होता है। यही भाग होता है क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर या मादा भाग। तो यहाँ से देख सकते हो आप कि भाई ऑप्शन नंबर ए है जो करेक्ट आंसर होने वाला है। वर्तिका है वो पुष्प के मादा भाग का हिस्सा है। चलिए आगे। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाता है? जो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उसके अंदर जो अंडाशय है वो अंडाशय है ये अपने फल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें बदल जाता है? फल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बीजांड, जो बीजांड होता है वो अपने बीज में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? बीज में। चलिए, परागकण किसके माध्यम से अंडाणु तक पहुंचता है? जो परागकण होता है वो किसके माध्यम से अंडाणु तक पहुंचता है? ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है, और ये होता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं राजा? बीजांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजांड कहा जाता है। बीजांड कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जब कोई परागकण आएगा, क्या कोई पोलन कण आएगा, तो यहाँ पर एक पराग नलिका का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पराग नलिका, जो अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड के अंदर जाएगी। कहाँ पर? बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। और इस पराग नलिका के माध्यम से ये परागकण है जो कहाँ प्रवेश करेगा? अंडाशय। अंडाशय के अंदर उपस्थित होगा अंडाणु, वहां से मिलेगा और निषेचन की क्रिया करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पराग नली के माध्यम से। ये होती है पराग नली। पराग नली। ठीक है। आगे, कौन सा अंग निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है? तो अभी बताया था कौन सा अंग, कौन सा अंग निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है? क्या अंडाणु, वर्तिका, अंडाशय या दलपुंज? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बताइए, बीज में कौन परिवर्तन हो जाएगा? वो हो जाएगा अंडाणु। कौन? अंडाणु। ठीक है। तो आगे है, पुष्प के कौन से भाग को नर प्रजनन अंग कहा जाता है? जो पुष्प होता है उसके देखो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसे कहते हैं परागकोश। परागकोश कहते हैं। और इसके अंदर ये फिलामेंट होता है, पराग ये तंतु होता है। ठीक है, इसे कहते हैं तंतु। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। और इसके अंदर रहते हैं पराग कण। क्या रहते हैं? पराग कण भरे रहते हैं। पराग कण रहते हैं। क्या रहते भाई? पराग कण। तो नर जनन अंग है, कौन सा है? पुंकेसर हो जाएगा। कौन सा भाई? पुंकेसर। ऑप्शन नंबर बी। आगे, स्व परागण किसमें होता है? स्व परागण किसमें होता है? देखो, परागण किसे कहते हैं? ये भी बोर्ड में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि परागण किसे कहते हैं। परागण का मतलब होता है कि पराग कणों का पुष्प के पुंकेसर भाग अर्थात पराग कोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर जाना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। जब यही परागण उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। जब वही परागकण जब किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे परपरागण कहा जाता है। और परपरागण जीवों के द्वारा हो सकता है, वायु के माध्यम से हो सकता है और जल के माध्यम से हो सकता है, चमगादड़ों के द्वारा, कीटों के द्वारा। ठीक है। चलिए, स्वपरागण किसमें होता है? जब परागकण स्वयं के पुष्प से ही अंडक तक पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्वपरागण। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर ये पर परागण दर्शा रखा है। क्या दर्शा रखा है?
पर परागण दर्शा रखा है। इसके अंदर जो मक्खी है, मक्खी के द्वारा क्या हो रहा है, पर परागण हो रहा है। देखो यहाँ पर इस पुष्प के पराग से परागण है जो मक्खी के द्वारा, मक्खी के टांगों के द्वारा एक पुष्प से दूसरे पुष्प के तीसरे के स्तर के वर्तिकाग्र पर जाकर ये क्या कर जाएंगे, चिपक जाएंगे और पराग नली का निर्माण करेंगे और निषेचन की क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये पर परागण है। आगे परागकण के बाद परागण के बाद परागकण कहाँ चिपकते हैं, परागण के बाद परागकण कहाँ चिपकते हैं, परागण के बाद परागण वर्तिकाग्र पर चिपकते हैं। कहाँ चिपकते हैं, वर्तिकाग्र पर चिपकते हैं, वर्तिकाग्र पर चिपकते हैं। तो वर्तिकाग्र पर कहाँ पर चिपकते हैं, वर्तिकाग्र, यहाँ पर कर लेना वर्तिकाग्र। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला इसका। अगला आज का अपना लास्ट प्रश्न है, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है। तो सबसे पहले देखते हैं द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। अब ऐसा पुष्प जिसके अंदर नर भाग पुंकेसर तथा स्त्री केसर, जो स्त्री भाग होता है मादा भाग होता है, ये मादा भाग होता है और ये होता है नर भाग। पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो उसे कहते हैं द्विलिंगी कह सकते हो या उभयलिंगी कह सकते हो। और जो इसके उदाहरण हैं, उदाहरण सरसों है, गुड़हल है, जो एशियाटिक गुड़हल है, गुड़हल, ठीक है। ये एनसीईआरटी किताब के अंदर उदाहरण दे रखे हैं सरसों और गुड़हल। और एक होता है एक लिंगी पुष्प, ऐसा पुष्प जिसके अंदर या तो केवल पुंकेसर होगा या फिर क्या होगा, ओनली स्त्री केसर होगा। तो ऐसा पुष्प एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। एक लिंगी यानी एक ही लिंग होना चाहिए, या तो नर या मादा, ठीक है। और इसका जो अपन एनसीईआरटी के उदाहरण देख सकते हैं वो हो जाएगा एक तो पपीता, क्या हो जाएगा, पपीता, और एक हो जाएगा तरबूज। ये एनसीईआरटी के उदाहरण है लाला, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है, वो हो जाएगा सरसों, ऑप्शन नंबर बी। बाकी मक्का है एक लिंगी का है, नारियल है एक लिंगी है, पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। चलिए आज के ये अपने 10 प्रश्न थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।